स्टॉक मार्केट बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही कठोर और निर्दयी है। यहां हर दिन लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, कोई आजादी का सपना, कोई अमीरी का, तो कोई अपनी जिंदगी बदल देने वाले एक सही शेयर की तलाश में। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट किसी को सपनों के लिए इनाम नहीं देता, वो केवल अनुशासन, धैर्य और सही सोच को ही पहचानता है। यही वजह है कि 90% लोग यहां पैसा गंवाते हैं और वही 10% लोग जीतते हैं, जो भीड़ से अलग सोचने का साहस रखते हैं। जब हम निकोलस डार्वस की किताब हाउ आई मेड $0,000 इन द स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ये केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं रह जाती। ये हर उस निवेशक की कहानी बन जाती है जो बार बार सही होने के बावजूद पैसा नहीं बना पाता। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है, कब रुकना है और सबसे जरूरी, कब अपने विजेता को आजादी देनी है। डार्वस कोई पेशेवर फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थे, न उनके पास वॉल स्ट्रीट की डिग्री थी, न ही कोई अंदरूनी जानकारी। वे एक डांसर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सोच विकसित की जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भावनाओं से दूरी और नियमों से दोस्ती। उन्होंने मार्केट को भविष्यवाणी से नहीं, बल्कि व्यवहार से समझा। उन्होंने सीखा कि पैसा उन शेयरों में नहीं बनता जो हर दिन खरीदे बेचे जाते हैं, बल्कि उन शेयरों में बनता है जिन्हें समय दिया जाता है। ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी दशकों पहले थी। क्योंकि चार्ट बदल गए हैं, तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान का डर, लालच और अधीरता आज भी वही है। और जब तक ये भावनाएं रहेंगी, तब तक ये किताब हर नए और पुराने निवेशक को आईना दिखाती रहेगी। पहला, हर नए निवेशक की सच्चाई। हर नया निवेशक जब पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखता है तो उसके मन में एक सपना होता है, जल्दी पैसा कमाने का सपना। उसे लगता है कि यह बाजार कोई जादुई जगह है जहां बस सही शेयर चुनो और पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम चैनल, दोस्तों की कहानियां, हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, फला शेयर ने इतने दिन में इतना रिटर्न दे दिया, उसने तो कुछ ही महीनों में लाखों कमा लिए। नया निवेशक इन बातों को सुनकर यह मान लेता है कि शायद ये काम आसान है और अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं तो वो भी कर सकता है। यहीं से सच्चाई और भ्रम के बीच की दूरी शुरू होती है। शुरुआत में नया निवेशक मार्केट को समझने नहीं आता, बल्कि मार्केट से उम्मीदें लेकर आता है। उम्मीदें कि पैसा जल्दी बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा और हर फैसला सही निकलेगा। उसे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी, 2-4 चार्ट और कुछ पक्के टिप्स उसे सफल बना देंगे। वो ये नहीं समझ पाता कि मार्केट में सबसे खतरनाक चीज ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि आधा अधूरा ज्ञान होता है। अक्सर नया निवेशक किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस के सहकर्मी से पहली सलाह लेता है। कोई कहता है ये शेयर बहुत मजबूत है, कोई बोलता है ये कंपनी तो कभी डूब ही नहीं सकती, कोई दावा करता है मैंने इसमें बहुत पैसा लगाया है। नए निवेशक को यह नहीं पता होता कि जो सामने वाला बोल रहा है वो खुद भी डर, लालच और अंदाजों के आधार पर काम कर रहा है, लेकिन भरोसा हो जाता है क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों के अनुभव पर निर्भर होना चाहता है, खासकर तब जब खुद को कुछ नहीं पता हो। पहली या दूसरी बार अगर शेयर ऊपर चला जाए तो ये नए निवेशक के लिए सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है। वो सोचता है कि देखा, मैंने सही पकड़ा था, जबकि हकीकत यह होती है कि यह केवल संयोग था। मार्केट ने उसे सिखाया नहीं, बल्कि उसे बहलाया होता है। यही वो समय होता है जब आत्मविश्वास धीरे धीरे अति आत्मविश्वास में बदलने लगता है। इसके बाद वह और पैसा लगाता है, इस बार सोच समझ कर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के नशे में। अब वो चार्ट नहीं देखता, रिस्क नहीं समझता और ये मान लेता है कि मार्केट उसका दोस्त बन चुका है। लेकिन मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता। मार्केट केवल वही देता है
जो इंसान अनुशासन और नियमों के साथ लेने आता है। फिर आता है वो दौर जिसे लगभग हर नया निवेशक झेलता है, नुकसान का दौर। एक दिन शेयर गिरता है, थोड़ा गिरता है, निवेशक सोचता है कोई बात नहीं, कल वापस ऊपर आ जाएगा। फिर और गिरता है। अब डर शुरू होता है, लेकिन अहंकार कहता है नुकसान में कैसे बेच दूं। वो खुद को समझाता है कि लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसे यह भी नहीं पता कि उसने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा भी था या नहीं। यहीं से भावनाएं नियंत्रण लेने लगती है। डर कहता है बेच दो, उम्मीद कहती है रुको, लालच कहता है औसत कर लो, और इन सब के बीच तर्क कहीं खो जाता है। नया निवेशक चार्ट को नहीं, बल्कि अपने नुकसान को देखता है। वो हर खबर को अपने पक्ष में देखने लगता है, हर नकारात्मक संकेत को नजरअंदाज करने लगता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नया निवेशक नुकसान को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। उसे लगता है कि अगर उसने नुकसान स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब वो गलत था, जबकि मार्केट में गलत होना कोई अपराध नहीं, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। अनुभवी निवेशक और नए निवेशक में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि अनुभवी व्यक्ति नुकसान को स्वीकार कर लेता है और नया निवेशक उससे लड़ता है। नया निवेशक अक्सर ये नहीं समझ पाता कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना जरूरी होता है। वो मुनाफे के सपने देखता है, लेकिन जोखिम को नजरअंदाज करता है। वो स्टॉप लॉस को अपनी कमजोरी समझता है, जबकि असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। उसे लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब हार मान लेना है, जबकि सच्चाई यह है कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब आगे की लड़ाई के लिए खुद को बचा कर रखना है। धीरे धीरे जब नुकसान बढ़ता है तो नया निवेशक खुद पर शक करने लगता है। वो रणनीति बदलता है, फिर बदलता है, फिर बदलता है। आज ये तरीका, कल वो तरीका। कोई सिस्टम बनने से पहले ही टूट जाता है। वो हर नई वीडियो, हर नई किताब, हर नए गुरु से चमत्कार की उम्मीद करने लगता है, लेकिन असल समस्या बाहर नहीं होती, अंदर होती है। अनुशासन की कमी, धैर्य की कमी और खुद को जानने की कमी। एक समय ऐसा भी आता है जब नया निवेशक मार्केट को दोष देने लगता है। वो कहता है मार्केट गलत है, ये सब जुआ है, यहां केवल बड़े लोग ही कमाते हैं। ये कहकर वो अपने दर्द को हल्का करना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट केवल प्रतिक्रिया करता है इंसानों के डर, लालच और फैसलों पर। जो नया निवेशक इस चरण में हार मान लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो यहां रुककर सोचता है, खुद से सवाल करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वही असली निवेशक बनने की यात्रा शुरू करता है। वो समझता है कि मार्केट से लड़ना बेकार है, बल्कि मार्केट के साथ चलना सीखना होगा। वो धीरे धीरे ये सीखता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मौके पर पैसा लगाना जरूरी नहीं, और हर नुकसान को जीत में बदलना संभव नहीं। वो समझता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पूंजी है। वो सिस्टम बनाना शुरू करता है, नियम तय करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को नियंत्रित करना सीखता है। यही वो मोड़ होता है जहां नया निवेशक या तो हमेशा के लिए बाहर हो जाता है या एक परिपक्व निवेशक बनने की दिशा में बढ़ता है। क्योंकि मार्केट केवल पैसे की परीक्षा नहीं लेता, वो इंसान के स्वभाव, सोच और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेता है। इसलिए हर नए निवेशक की सच्चाई यह है कि वो मार्केट में पैसा कमाने नहीं आता, बल्कि पहले खुद को पहचानने आता है। और जो खुद को समझ लेता है वही एक दिन मार्केट को भी समझने लगता है। दूसरा, सोच में बदलाव। हर इंसान जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है तो वो अपने साथ एक सोच लेकर आता है। वही सोच जो उसने समाज, कहानियों, सोशल मीडिया और अपने आसपास के लोगों से सीखी होती है। ये सोच अक्सर ये मानकर चलती है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सही जानकारी मिल जाए तो पैसा अपने आप बन जाएगा। उसे लगता है कि कहीं न कहीं कोई रहस्य छिपा है, कोई खास तरीका है, कोई अंदरूनी ज्ञान है जो अगर मिल गया तो खेल आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ वो निवेश शुरू करता है,
शुरुआत में उसकी नजर शेयर की कीमत पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर होती है। वो ये नहीं देखता कि बाजार कैसे चलता है, बल्कि ये देखता है कि वो बाजार से क्या चाहता है। उसकी सोच समझने की नहीं बल्कि कमाने की होती है, और यही सोच धीरे धीरे उसे गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को इनाम नहीं देता जो उससे उम्मीदें लेकर आते हैं, बल्कि उन्हें देता है जो उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान ये स्वीकार करता है कि मार्केट उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेगा। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता। अहंकार बीच में आ जाता है। इंसान खुद से ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो गलत हो सकता है। वो ये सोचता है कि अगर उसने इतना पढ़ लिया, इतना देख लिया, तो अब गलत कैसे हो सकता है। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर दिन ये साबित करता है कि यहां सही या गलत होना व्यक्तिगत भावना नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल है। धीरे धीरे निवेशक ये समझने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। समस्या ये नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदा जाए, बल्कि ये है कि क्यों खरीदा जाए। समस्या ये नहीं कि कब बेचा जाए, बल्कि ये है कि कब स्वीकार किया जाए कि निर्णय गलत था। यहीं से सोच का पहला वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। निवेशक अब मार्केट को दोष देना बंद करता है और खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। ये सवाल आसान नहीं होते। ये सवाल आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। जैसे, क्या मैं लालच में था? क्या मैं डर के कारण रुका रहा? क्या मैंने नियम तोड़े? क्या मैंने बिना योजना के पैसा लगाया? जब इंसान इन सवालों का ईमानदारी से सामना करता है, तभी उसकी सोच में परिपक्वता आती है, क्योंकि तब वो ये समझता है कि मार्केट में नुकसान कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि नुकसान से न सीखना असामान्य है। एक समय ऐसा आता है जब निवेशक ये मान लेता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड केवल सिखाने के लिए होते हैं। ये स्वीकार करना सोच का बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि यहाँ इंसान पैसा कमाने से पहले अनुभव कमाने को महत्व देता है। वो ये समझने लगता है कि हर नुकसान उसकी यात्रा का हिस्सा है, न कि उसकी असफलता का प्रमाण। इस चरण में निवेशक की नजर बदलती है। अब वो शेयर को नहीं, अपने व्यवहार को देखता है। वो चार्ट से ज्यादा अपने मन को पढ़ने की कोशिश करता है। वो ये महसूस करता है कि जब शेयर ऊपर जाता है तो लालच कैसे पैदा होता है, और जब नीचे जाता है तो डर कैसे हावी हो जाता है। ये आत्मनिरीक्षण उसे ये सिखाता है कि मार्केट बाहर नहीं चलता, बल्कि अंदर चलता है। कीमतें बाहर दिखती हैं, लेकिन फैसले अंदर बनते हैं। सोच में सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब निवेशक ये समझता है कि मार्केट में जानना कम महत्वपूर्ण है और मानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानना कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, मानना कि अनिश्चितता हमेशा रहेगी, मानना कि सबसे अच्छी रणनीति भी कभी कभी गलत हो सकती है। ये स्वीकार्यता उसे शांत बनाती है। वो अब मार्केट से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीखता है। पहले जहां वो हर हलचल पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो इंतजार करना सीखता है। पहले जहां वो हर मौके को अवसर समझता था, अब वो समझता है कि असली अवसर बहुत कम आते हैं। ये सोच उसे अधीरता से बाहर निकालकर धैर्य की ओर ले जाती है, और धैर्य मार्केट में सबसे दुर्लभ गुण है। धीरे धीरे निवेशक ये भी समझता है कि अधिक ट्रेड करना अधिक बुद्धिमानी नहीं है। पहले उसे लगता था कि जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा कमाएगा। अब उसे पता चलता है कि ज्यादातर गलतियां जल्दबाजी में होती है। अब वो कम ट्रेड करता है, लेकिन सोच समझ कर करता है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत बड़ा होता है। इस सोच के साथ उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती है। पहले उसका लक्ष्य मुनाफा होता था, अब उसका लक्ष्य प्रक्रिया होती है। पहले वो परिणाम देखता था, अब वो नियम देखता है। पहले वो दूसरों से तुलना करता था, अब वो खुद से प्रतिस्पर्धा करता है। ये बदलाव उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। एक दिन उसे ये भी एहसास होता है कि मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। क्योंकि पैसा तो कभी भी बन सकता है, लेकिन जो इंसान खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है,
वही लंबे समय तक टिकता है। वो अब नुकसान से डरता नहीं, बल्कि लापरवाही से डरता है। वो अब मुनाफे के पीछे नहीं भागता, बल्कि सही अवसर का इंतजार करता है। सोच में ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बार बार टूटने और जुड़ने से आता है। हर नुकसान, हर गलती, हर गलत फैसला इस बदलाव को थोड़ा और गहरा करता है। और जो निवेशक इस प्रक्रिया से भागता नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करता है, वही अंततः मार्केट में एक अलग स्तर पर पहुंचता है। यही वो बिंदु होता है जहां निवेशक और आम आदमी के बीच फर्क पैदा होता है। आम आदमी अभी भी ये पूछ रहा होता है कि कौन सा शेयर खरीदूं, और निवेशक खुद से पूछ रहा होता है कि क्या ये मेरे नियमों के अनुसार है। ये सवाल दिखने में छोटा है, लेकिन यही सोच का असली परिवर्तन है। अंत में सोच में बदलाव का मतलब ये नहीं कि इंसान सब जान गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ये जान गया है कि वो सब नहीं जान सकता। और यही विनम्रता उसे मार्केट में जीवित रखती है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को नहीं हराता जो सीखने को तैयार होते हैं। वो उन्हें हराता है जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं। इसलिए सोच में बदलाव केवल निवेश की रणनीति बदलने का नाम नहीं है, ये खुद को बदलने की प्रक्रिया है। और जो खुद को बदल लेता है, उसके लिए मार्केट भी धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने लगता है। तीसरा, डार्वस बॉक्स थ्योरी। डार्वस बॉक्स थ्योरी केवल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। जब कोई निवेशक पहली बार इस थ्योरी के बारे में सुनता है, तो उसे ये बहुत साधारण लगती है। कुछ लोग तो इसे जरूरत से ज्यादा सरल मानकर नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मार्केट में जो चीज जितनी सरल होती है, उसे उतनी ही गहराई से समझने की जरूरत होती है। डार्वस बॉक्स थ्योरी हमें यह सिखाती है कि मार्केट में पैसा अनुमान से नहीं, बल्कि पुष्टि से बनता है, और पुष्टि हमेशा कीमत और वॉल्यूम के व्यवहार से आती है। निकोलस डार्वस ने यह थ्योरी किसी किताब पढ़कर या किसी गुरु से सीखकर नहीं बनाई थी। ये थ्योरी उनके लगातार नुकसान, गलतियों और आत्मविश्लेषण से पैदा हुई थी। उन्होंने देखा कि अधिकतर शेयर एकदम सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाते। वे पहले एक सीमित दायरे में घूमते हैं, जैसे कि वे खुद को किसी दायरे में बांध लेते हों। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा को पार नहीं करते। डार्वस ने इस सीमा को एक बॉक्स के रूप में देखना शुरू किया। यही वो क्षण था जब उन्होंने मार्केट के शोर के बीच पैटर्न देखना शुरू किया। डार्वस बॉक्स थ्योरी का मूल विचार यह है कि जब तक कोई शेयर अपनी सीमाओं में है, तब तक वो अनिश्चित है। उस समय खरीदना केवल अनुमान होता है, लेकिन जैसे ही वो शेयर उस सीमा को तोड़कर ऊपर निकलता है, और वो भी बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ, तब वो अनुमान नहीं रहता, बल्कि एक संकेत बन जाता है। ये संकेत ये बताता है कि अब उस शेयर में मांग आपूर्ति से अधिक हो चुकी है, और जहां मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है, वहां कीमत ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये थ्योरी इसलिए भी अलग है क्योंकि ये निवेशक को इंतजार करना सिखाती है। आम निवेशक मार्केट में सबसे ज्यादा जो गलती करता है, वो है जल्दबाजी। उसे लगता है कि अगर उसने अभी खरीद नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। डार्वस बॉक्स थ्योरी इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। ये कहती है कि असली मौके बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो वे खुद दिखाई देते हैं। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ये सोच निवेशक को मानसिक रूप से शांत बनाती है, क्योंकि अब वो हर चलती हुई कीमत के पीछे नहीं भागता। जब कोई शेयर लंबे समय तक एक बॉक्स में रहता है, तो वहां दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बेचकर निकलना चाहते हैं, और दूसरे वे जो खरीद कर प्रवेश करना चाहते हैं। ये संघर्ष कीमत को सीमित रखता है, लेकिन जैसे ही इस संघर्ष में एक पक्ष जीत जाता है और कीमत बॉक्स के ऊपर निकलती है, तो ये साफ संकेत होता है कि अब संतुलन टूट चुका है। डार्वस इसी टूटन पर भरोसा करते थे। वे कभी भी बॉक्स के अंदर नहीं खरीदते थे। वे केवल तब खरीदते थे जब मार्केट खुद उन्हें अनुमति देता था। डार्वस बॉक्स थ्योरी का वाई, यानी ये क्यों काम करती है, इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है।
जब कोई शेयर एक सीमित दायरे में घूमता है तो अधिकांश निवेशक ऊब जाते हैं। वे सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, वे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी और स्मार्ट मनी अक्सर इसी समय तैयारी कर रहे होते हैं। जब उनका खरीदना पूरा हो जाता है तब वे कीमत को ऊपर की ओर धकेलते हैं। बॉक्स का टूटना दरअसल उसी तैयारी का परिणाम होता है। डार्वस ने इस व्यवहार को बहुत पहले समझ लिया था, जब कंप्यूटर, एल्गोरिदम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसी चीजें मौजूद नहीं थी। डार्वस बॉक्स थ्योरी का एक और बड़ा कारण है कि ये नुकसान को नियंत्रित करने पर जोर देती है। अधिकतर लोग मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे नुकसान को बढ़ने देते हैं। डार्वस बॉक्स थ्योरी में हर खरीद के साथ एक स्पष्ट निकास जुड़ा होता है। बॉक्स का निचला हिस्सा स्टॉप लॉस बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट आपकी सोच के खिलाफ जाती है तो आप बिना भावनात्मक उलझन के बाहर निकल सकते हैं। यहां नुकसान छोटा होता है, लेकिन अगर शेयर ऊपर जाता है तो मुनाफे की कोई सीमा तय नहीं होती। इस थ्योरी को इस्तेमाल करने का तरीका देखने में सरल है, लेकिन व्यवहार में यह धैर्य और अनुशासन की मांग करता है। सबसे पहले निवेशक को ऐसे शेयर खोजने होते हैं जो पहले से ऊपर की ओर ट्रेंड में हो। डार्वस कभी भी गिरते हुए या कमजोर शेयरों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे केवल उन्हीं शेयरों पर ध्यान देते थे जो पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके हों। इसके बाद वे देखते थे कि क्या वो शेयर एक सीमित दायरे में स्थिर हो रहा है। यही वो जगह होती है जहां बॉक्स बनता है। जब बॉक्स बन जाता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। निवेशक को कुछ नहीं करना होता, न खरीदना, न बेचना, केवल देखना। यह चरण मानसिक रूप से सबसे कठिन होता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन असल में यही कुछ नहीं करना डार्वस बॉक्स थ्योरी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि अधिकतर गलतियां इसी अधीरता में होती है। जैसे ही शेयर बॉक्स के ऊपर निकलता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तभी खरीद का फैसला लिया जाता है। यहां कोई अंदाजा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, केवल एक नियम होता है और उसी क्षण स्टॉप लॉस तय कर लिया जाता है जो बॉक्स के नीचे रखा जाता है। अब निवेशक मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका नुकसान सीमित है। वो अब डर के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है। जब शेयर ऊपर जाता है और नया बॉक्स बनाता है तो पुराना बॉक्स अप्रासंगिक हो जाता है। अब स्टॉप लॉस नए बॉक्स के नीचे आ जाता है। इस तरह मुनाफा धीरे धीरे सुरक्षित होता जाता है। डार्वस ने इसी तरीके से अपने बड़े विजेता शेयरों को महीनों और कभी कभी सालों तक पकड़े रखा। वे बीच बीच की गिरावटों से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका ध्यान छोटे उतार चढ़ाव पर नहीं बल्कि बड़े ट्रेंड पर होता था। डार्वस बॉक्स थ्योरी निवेशक को यह भी सिखाती है कि हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता। कई बार शेयर बॉक्स के ऊपर निकलता है और फिर वापस गिर जाता है, लेकिन यहां भी नुकसान सीमित होता है। यही इस थ्योरी की खूबसूरती है। ये जीतने की गारंटी नहीं देती, लेकिन हार को नियंत्रित करना सिखाती है। और मार्केट में वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जो हार को संभालना जानते हैं। इस थ्योरी का सबसे बड़ा प्रभाव निवेशक की सोच पर पड़ता है। वो अब ये नहीं पूछता कि कौन सा शेयर खरीदूं, बल्कि ये पूछता है कि क्या मार्केट मुझे खरीदने की अनुमति दे रहा है। ये छोटा सा बदलाव उसे भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि भीड़ अनुमान पर चलती है और डार्वस बॉक्स थ्योरी पुष्टि पर। समय के साथ निवेशक ये भी समझने लगता है कि ये थ्योरी केवल चार्ट पर बॉक्स बनाने तक सीमित नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण का अभ्यास है। हर बार जब वो बॉक्स के अंदर इंतजार करता है, वो अपने लालच पर जीत हासिल करता है। हर बार जब वो स्टॉप लॉस पर बाहर निकलता है, वो अपने अहंकार पर जीत हासिल करता है। और यही जीतें उसे धीरे धीरे एक परिपक्व निवेशक बनाती है। डार्वस बॉक्स थ्योरी ये नहीं कहती कि मार्केट को हराया जा सकता है। ये कहती है कि मार्केट के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। ये हमें सिखाती है कि हमें भविष्य जानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल वर्तमान को सही तरीके से पढ़ना है। कीमत और वॉल्यूम वही भाषा बोलते हैं जो मार्केट की सच्चाई दिखाती है, बाकी सब शोर है। अंत में डार्वस बॉक्स थ्योरी उन लोगों के लिए नहीं है
जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक टिकना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि मार्केट में सफलता एक दिन की नहीं, बल्कि एक सोच की यात्रा है, और जो इस सोच को अपना लेता है उसके लिए बॉक्स केवल चार्ट पर बनी रेखाएं नहीं रह जाती, बल्कि वो अनुशासन, धैर्य और स्पष्टता का प्रतीक बन जाती है। यही कारण है कि दशकों बाद भी, तकनीक बदल जाने के बावजूद, डार्वस बॉक्स थ्योरी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्योंकि मार्केट बदल सकता है, लेकिन इंसान की मानसिकता नहीं। और जब तक इंसान डर और लालच से संचालित होता रहेगा, तब तक डार्वस बॉक्स थ्योरी जैसी सरल लेकिन गहरी सोच हमेशा काम करती रहेगी। चौथा, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं पर नियंत्रण सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना ही कठिन होता है। इंसान अपने जीवन में लगभग हर निर्णय भावनाओं के प्रभाव में ही लेता है। लेकिन जब वही इंसान स्टॉक मार्केट जैसे अनिश्चित और संवेदनशील माहौल में प्रवेश करता है, तब ये भावनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मार्केट किसी मशीन की तरह नहीं चलता, बल्कि ये लाखों इंसानों के डर, लालच, उम्मीद और निराशा का सामूहिक परिणाम होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो केवल खुद को नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता को भी समझने लगता है। जब कोई नया निवेशक मार्केट में आता है, तो सबसे पहले जो भावना हावी होती है वो है उम्मीद। उम्मीद की पैसा बढ़ेगा, उम्मीद की सही समय पर सही फैसला होगा, उम्मीद की नुकसान नहीं होगा। ये उम्मीद धीरे धीरे लालच में बदल जाती है। लालच इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि अगर एक ट्रेड में मुनाफा हुआ है, तो अगला ट्रेड उससे भी बड़ा होगा। वो अपने नियमों को ढीला करने लगता है, जोखिम बढ़ाने लगता है और ये सोचने लगता है कि मार्केट अब उसके नियंत्रण में है। यहीं से गिरावट की शुरुआत होती है। मार्केट लालच को बहुत कठोरता से दंडित करता है। जैसे ही कीमतें उम्मीद के विपरीत चलती है, लालच की जगह डर ले लेता है। डर इंसान की सोच को संकुचित कर देता है। वो स्पष्ट रूप से सोचना बंद कर देता है और केवल नुकसान से बचने के बारे में सोचने लगता है। डर उसे या तो बहुत जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर करता है, या फिर नुकसान को स्वीकार न करने की जिद में फंसा देता है। दोनों ही स्थितियां उसे और गहरे संकट में ले जाती है। भावनाओं पर नियंत्रण का सबसे कठिन हिस्सा यह है कि इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो भावनात्मक हो रहा है। उसे लगता है कि वो तर्क से काम कर रहा है, जबकि असल में उसके फैसले डर और लालच से संचालित हो रहे होते हैं। वो अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है, खबरें पढ़ता है, दूसरों की राय सुनता है, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। यही आत्मधोखा मार्केट में सबसे महंगा साबित होता है। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, एक और भावना जन्म लेती है, अहंकार। अहंकार कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। ये भावना इंसान को नुकसान में फंसे रहने पर मजबूर करती है। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका विश्लेषण गलत था। उसे लगता है कि अगर उसने नुकसान स्वीकार कर लिया तो ये उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल होगा। लेकिन मार्केट में नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। इंसान बिना भावनाओं के निर्णय नहीं ले सकता। असली नियंत्रण का मतलब है भावनाओं को पहचानना और उनके प्रभाव में निर्णय न लेना। यह समझना कि डर आ रहा है, लेकिन डर के आधार पर फैसला नहीं करना। यह जानना कि लालच जाग रहा है, लेकिन लालच को निर्णय का आधार न बनाना। यही फर्क एक आम व्यक्ति और एक सफल निवेशक के बीच होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में रहता है, तो उसे ये एहसास होने लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा का होता है। लगातार भावनात्मक उतार चढ़ाव इंसान को थका देता है। वो हर दिन तनाव में रहता है, चार्ट देखता है, खबरें पढ़ता है और हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी स्पष्टता खो देता है। भावनाओं पर नियंत्रण उसे इस मानसिक थकान से बाहर निकालता है। एक समय ऐसा आता है जब निवेशक ये समझने लगता है कि मार्केट में शांति बहुत जरूरी है। शांति का मतलब ये नहीं कि नुकसान नहीं होगा या चुनौतियां नहीं आएंगी।
शांति का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, निर्णय पहले से तय नियमों के आधार पर लिए जाएंगे। नियम भावनाओं का स्थान लेते हैं। जहां नियम होते हैं, वहां भावनाओं की गुंजाइश कम हो जाती है। भावनाओं पर नियंत्रण का अभ्यास धीरे धीरे विकसित होता है। ये किसी एक किताब पढ़ने या किसी एक वीडियो देखने से नहीं आता। ये हर नुकसान, हर गलती और हर असफल निर्णय से बनता है। हर बार जब इंसान अपनी भावना के विरुद्ध सही निर्णय लेता है, वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हर बार जब वो नुकसान को स्वीकार करता है, वो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करता है। सबसे गहरी सच्चाई यह है कि मार्केट हमें पैसा कमाने से पहले खुद को समझना सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि हम कितने धैर्यवान हैं, कितने अनुशासित हैं और कितने ईमानदार हैं अपने आप के प्रति। भावनाओं पर नियंत्रण इसी आत्मज्ञान का परिणाम है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वो मार्केट को भी बेहतर समझने लगता है। धीरे धीरे निवेशक ये महसूस करता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मौके पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं और हर नुकसान को तुरंत सुधारना जरूरी नहीं। वो इंतजार करना सीखता है और इंतजार करना भावनाओं पर नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि इंतजार में ही डर और लालच सबसे ज्यादा उभरते हैं। अंततः भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को मुक्त करता है। मुक्त उस डर से कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, मुक्त उस लालच से कि अगर ये और ऊपर चला गया तो। वो वर्तमान में निर्णय लेना सीखता है, न कि भविष्य की कल्पनाओं में। और यही मानसिक स्वतंत्रता उसे लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। मार्केट में सफल लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि वे हर बार सही होते हैं, बल्कि इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वे हर बार शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि नुकसान आएगा, लेकिन वे उससे डरते नहीं। वे जानते हैं कि मुनाफा मिलेगा, लेकिन वे उसके पीछे भागते नहीं। वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा भावनाओं पर नियंत्रण की असली पहचान है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुजरता है, वो केवल एक बेहतर निवेशक नहीं बनता, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनता है। क्योंकि जो इंसान मार्केट में अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, वो जीवन की चुनौतियों में भी संतुलित रह सकता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि मार्केट में सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो कभी वास्तव में हारता नहीं। 5वां, जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन शब्द सुनते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज या प्रतिशत की गणना आ जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जोखिम प्रबंधन कोई तकनीकी नियम नहीं, बल्कि एक मानसिक दृष्टिकोण है। ये उस सोच का नाम है जो इंसान को मार्केट में जिंदा रखती है। मार्केट में पैसा कमाना उतना कठिन नहीं जितना कि उसे बचाए रखना। और जो व्यक्ति ये नहीं समझता, वो चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न रखता हो, अंततः बाहर हो जाता है। हर नया निवेशक जब मार्केट में प्रवेश करता है, तो उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर होता है, मुनाफा। वो ये सोचता है कि कौन सा शेयर कितना ऊपर जाएगा, कितने समय में पैसा दोगुना होगा और कितनी जल्दी वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। इस सोच में जोखिम का कोई स्थान नहीं होता। उसे लगता है कि जोखिम तो तब देखा जाएगा जब नुकसान होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को नहीं बख्शता जो जोखिम को नजरअंदाज करते हैं। जोखिम प्रबंधन की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान ये स्वीकार करता है कि मार्केट अनिश्चित है। यहां कुछ भी तय नहीं है। कोई भी विश्लेषण, कोई भी रणनीति, कोई भी अनुभव 100% सही नहीं हो सकता। ये स्वीकार करना अहंकार के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से नियंत्रण चाहता है। वो ये मानना चाहता है कि अगर उसने सही मेहनत की है तो परिणाम उसके पक्ष में आएगा। लेकिन मार्केट मेहनत को नहीं, अनुशासन को इनाम देता है। जो व्यक्ति जोखिम प्रबंधन को गंभीरता से लेता है, वो सबसे पहले अपने नुकसान को परिभाषित करता है। वो ये तय करता है कि अगर उसका निर्णय गलत हुआ तो वो कितना खोने को तैयार है।
ये प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका उत्तर देना बेहद कठिन होता है, क्योंकि यहां इंसान को अपने सपनों पर सीमा लगानी पड़ती है। उसे ये मानना पड़ता है कि हर अवसर सफल नहीं होगा, और यही स्वीकार्यता उसे भीड़ से अलग करती है। बिना जोखिम प्रबंधन के किया गया मुनाफा अक्सर भ्रम पैदा करता है। एक दो अच्छे ट्रेड इंसान को ये विश्वास दिला देते हैं कि वो मार्केट को समझ गया है। वो जोखिम बढ़ाने लगता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और नियमों को ढीला कर देता है। लेकिन मार्केट इस अतिआत्म विश्वास को बहुत कठोरता से दंडित करता है। एक गलत ट्रेड जो सही जोखिम प्रबंधन के साथ छोटा नुकसान होता, वही गलत ट्रेड बिना जोखिम प्रबंधन के पूरे खाते को नुकसान पहुंचा देता है। जोखिम प्रबंधन का सबसे गहरा उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता बनाए रखना होता है। जब इंसान जानता है कि उसका नुकसान सीमित है, तो वो डर के बजाय स्पष्टता से निर्णय लेता है। वो भावनाओं के दबाव में नहीं आता। उसे हर छोटी गिरावट डराने नहीं लगती। वो मार्केट को एक युद्ध के मैदान की तरह नहीं, बल्कि एक संभावनाओं के खेल की तरह देखने लगता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जोखिम प्रबंधन उन्हें मुनाफा कमाने से रोक देगा। उन्हें लगता है कि अगर वे बहुत सावधान हो गए तो बड़े अवसर हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जोखिम प्रबंधन अवसरों को नहीं मारता, बल्कि निवेशक को उन अवसरों तक पहुंचने लायक बनाए रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बड़े नुकसान में बाहर हो जाता है, वो भविष्य के किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठा सकता। जोखिम प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये इंसान को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। जब इंसान पहले से ये तय कर लेता है कि वो कितना खो सकता है, तो वो बाद में मार्केट को दोष नहीं देता। वो जानता है कि उसने ये जोखिम खुद चुना था। ये जिम्मेदारी की भावना उसे अधिक परिपक्व बनाती है। समय के साथ जो निवेशक जोखिम प्रबंधन को अपनी आदत बना लेता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो अब ये नहीं पूछता कि कितना कमा सकता हूं, बल्कि ये पूछता है कि कितना खो सकता हूं। और ये प्रश्न उसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि मार्केट में जो व्यक्ति नुकसान को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही मुनाफे को संभालने लायक बनता है। जोखिम प्रबंधन इंसान को धैर्य भी सिखाता है। जब उसे पता होता है कि हर ट्रेड में सीमित जोखिम है, तो वो जल्दीबाजी नहीं करता। वो हर मौके पर पैसा नहीं लगाता। वो जानता है कि अवसर अनगिनत है, लेकिन पूंजी सीमित है। ये सोच उसे चयनात्मक बनाती है, और चयनात्मक होना मार्केट में सबसे बड़ा गुण है। एक समय ऐसा आता है जब निवेशक ये समझता है कि जोखिम प्रबंधन केवल ट्रेडिंग का नियम नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जैसे जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है, वैसे ही मार्केट में भी हर कदम संतुलन मांगता है। वो अब जोखिम को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी के रूप में देखने लगता है, क्योंकि जोखिम के बिना कोई अवसर नहीं होता और अवसर के बिना कोई विकास नहीं। जो व्यक्ति जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज करता है, वो अक्सर बड़े उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। उसकी यात्रा अस्थिर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जोखिम प्रबंधन को अपनाता है, उसकी यात्रा भले ही धीमी हो, लेकिन स्थिर होती है। और मार्केट में स्थिरता ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अंततः जोखिम प्रबंधन इंसान को यह सिखाता है कि हार से डरना नहीं है, बल्कि हार से न सीखने से डरना है। नुकसान होना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब नुकसान से कोई सबक न लिया जाए। जोखिम प्रबंधन हर नुकसान को एक सीमित कीमत पर सीख में बदल देता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जोखिम प्रबंधन मार्केट में जीतने का तरीका नहीं, बल्कि हार से बचने का तरीका है। और जो व्यक्ति हार से बचना सीख लेता है, वो एक दिन जीतना भी सीख ही जाता है। क्योंकि मार्केट में सफलता किसी एक बड़े मुनाफे से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे सही फैसलों से बनती है। और अंत में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट में सबसे अमीर लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे कम गवाते हैं। जोखिम प्रबंधन इसी समझ का नाम है। और अंतिम छठा, विजेता शेयर को चलने देना। यही बनते हैं करोड़पति।
मार्केट में करोड़पति बनने की कहानियां सुनते ही अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि किसी ने कोई खास शेयर सही समय पर पकड़ लिया होगा या फिर किसी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर करोड़पति निवेशक किसी एक जादुई फैसले से अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने एक साधारण लेकिन अत्यंत कठिन काम किया। उन्होंने अपने विजेता शेयर को चलने दिया। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में यह मार्केट की सबसे कठिन मानसिक परीक्षा है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मुनाफे को जल्दी सुरक्षित करना चाहता है और नुकसान को देर तक सहन करता है। जब कोई शेयर खरीदने के बाद ऊपर जाता है तो निवेशक के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी डर से जन्म लेती है। डर की कहीं ये मुनाफा हाथ से न निकल जाए। जितना ज्यादा शेयर ऊपर जाता है उतना ही ये डर बढ़ता जाता है। निवेशक को लगने लगता है कि इतना तो बहुत हो गया, अब बेच देना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि ट्रेंड अभी भी मजबूत है, वो केवल ये देखता है कि उसका मुनाफा बढ़ चुका है। यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग खेल से बाहर हो जाते हैं। दूसरी ओर, जब कोई शेयर नुकसान में जाता है तो वही निवेशक धैर्य की सारी सीमाएं पार कर देता है। वो सोचता है कि अब तो इतना गिर गया है, अब वापस आ ही जाएगा। वो नुकसान को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि नुकसान स्वीकार करना उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। इस तरह इंसान नुकसान को चलने देता है और मुनाफे को काट देता है। यही उल्टी सोच मार्केट में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। निकोलस डार्वस की सोच यहां बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि मार्केट में पैसा नुकसान से बचकर नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज को पकड़े रखने से बनता है। वे ये जानते थे कि बड़े मुनाफे छोटे छोटे उतार चढ़ाव से डरकर नहीं बनते। उन्होंने अपने विजेता शेयरों को तब तक चलने दिया जब तक मार्केट खुद उन्हें बाहर निकलने का संकेत न दे दे। वे बीच बीच की गिरावटों से नहीं डरते थे, क्योंकि उनका भरोसा अपनी प्रक्रिया पर था, न कि अपनी भावनाओं पर। विजेता शेयर को चलने देना केवल एक रणनीति नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। ये निवेशक से ये मांग करता है कि वो हर दिन खुद से लड़े, क्योंकि हर दिन मुनाफा देखकर बेचने का मन करता है। हर दिन दिमाग कहता है कि अब काफी हो गया। लेकिन जो व्यक्ति इस आवाज को शांत कर पाता है, वही असली खेल जीतता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा वही बनता है जहां ट्रेंड लंबा चलता है, और लंबे ट्रेंड वही पकड़ पाता है जो धैर्य रखता है। यही करोड़पति बनते हैं, न तो जल्दी खरीदने से, नहीं बार बार ट्रेड करने से, बल्कि सही समय पर खरीदे गए विजेता शेयर को समय देने से। समय वो तत्व है जिसे अधिकतर लोग कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि समय उनका दुश्मन है, जबकि सच्चाई यह है कि समय विजेता शेयर का सबसे बड़ा मित्र होता है। समय ही उस मुनाफे को कई गुना करता है जो शुरुआत में साधारण लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि डार्वस की ये सोच, ये किताब और ये दर्शन आज भी क्यों प्रासंगिक है, जबकि मार्केट बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है और ट्रेडिंग के तरीके पूरी तरह आधुनिक हो चुके हैं। इसका उत्तर बहुत सरल और गहरा है, क्योंकि इंसान नहीं बदला। मार्केट का मूल स्वभाव आज भी इंसानों के डर और लालच से ही संचालित होता है। चार्ट भले ही डिजिटल हो गए हों, लेकिन फैसले आज भी वही इंसानी भावनाएं लेती है। डार्वस की किताब आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें तकनीक नहीं बल्कि सोच सिखाती है। ये हमें ये नहीं बताती कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, बल्कि ये सिखाती है कि कब कुछ न करना ही सबसे सही फैसला होता है। ये किताब ये नहीं कहती कि हर ट्रेड जीतो, बल्कि ये कहती है कि हार को छोटा रखो और जीत को बड़ा होने दो। ये सिद्धांत आज भी उतना ही सच है जितना 60 साल पहले था। आज के समय में जानकारी की भरमार है। हर दिन सैकड़ों चार्ट, हजारों राय और अनगिनत रणनीतियां सामने आती है। इस शोर में सबसे कठिन काम है सादगी बनाए रखना। डार्वस की सोच इसी सादगी पर आधारित थी। वे जानते थे कि जितनी ज्यादा जटिलता होगी उतनी ही भावनाएं हावी होंगी। इसलिए उन्होंने नियम बनाए और उन्हीं नियमों पर टिके रहे। यही कारण है कि उनकी किताब आज भी उन लोगों को आकर्षित करती है
जो मार्केट में शांति और स्पष्टता ढूंढ रहे हैं। विजेता शेयर को चलने देना और इस किताब की प्रासंगिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती अवसर ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। अवसर तो हर साल, हर महीने आते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह जीने का साहस बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। और यही साहस करोड़पति और आम निवेशक के बीच का अंतर बनाता है। आज भी जब कोई निवेशक इस किताब को पढ़ता है तो वो खुद को उसमें देख पाता है। अपनी जल्दबाजी, अपने डर, अपने लालच, सब कुछ। ये किताब इसलिए जीवित है क्योंकि ये किसी एक समय की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो मार्केट में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये किताब हर पीढ़ी को वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या तुम अपने विजेता को समय दे सकते हो, या तुम भीड़ की तरह जल्दी बाहर निकल जाओगे? अंततः विजेता शेयर को चलने देना केवल मार्केट का नियम नहीं, बल्कि जीवन का भी नियम है। हर अच्छी चीज को समय चाहिए, चाहे वो निवेश हो, करियर हो या व्यक्तित्व। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही गहराई तक पहुंचता है, और जो गहराई तक पहुंचता है वही असाधारण परिणाम देखता है। इसीलिए ये किताब आज भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगी, क्योंकि जब तक इंसान डर और लालच के बीच झूलता रहेगा, तब तक उसे ऐसी सोच की जरूरत रहेगी जो उसे स्थिर रख सके। डार्वस की सोच वही स्थिरता देती है, और जहां स्थिरता होती है वही सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि मार्केट में जीतने का मतलब हर ट्रेड में सही होना नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ लंबे समय तक टिके रहना है। निकोलस डार्वस की सबसे बड़ी सीख यही है कि नुकसान को छोटा रखो, लेकिन जीत को बड़ा होने दो। जो लोग अपने विजेता शेयर को चलने देते हैं वही इतिहास बनाते हैं, बाकी लोग सिर्फ चार्ट देखते रह जाते हैं। ये किताब हमें ये एहसास कराती है कि करोड़पति बनने का रास्ता किसी रहस्य से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर जीत पा लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगता है, और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। ये हमें मार्केट से पहले खुद को जीतना सिखाती है।